इमरान खान साहब ने कैसे शिकस्त दी पीडीएम के इत्तेहाद को पंजाब में, इसके बारे में पूरी तफसील है अब मेरे पास। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली हुआ क्या है और कितना बड़ा गेम हुआ है। जिस इमरान खान को ये लोग समझते हैं कि उसको सियासत नहीं आती, उसने कैसे इन सब को अपने घर बैठ के घुमा दिया और कैसे घुमाया मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरी खबर यह है कि सिंध के अंदर खासतौर पे शहरी सिंध में एमक्यूएम के तमाम धड़े इकट्ठे कर दिए गए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें आपको सारे नजर आ रहे हैं, अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, उसके साथ आपको फ़ारूक सत्तार और बाकी सारे लोग ये इकट्ठे कर दिए गए हैं और इनको इकट्ठा किया गया है कि इमरान खान की ताकत को कराची में तोड़ा जा सके। वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि जब भी कभी इकट्ठा किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को या मुख्तलिफ धड़ों को, तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये सारे इकट्ठे हुए हैं इलेक्शन से भागने के लिए, इलेक्शन से फरार के लिए, क्योंकि इमरान खान का मुकाबला ये कर नहीं पा रहे। इस वक्त कराची में 15 जनवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। एमक्यूएम के सारे धड़े इकट्ठे किए गए और इकट्ठे होते ही उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। यानी मुस्तफ़ा कमाल ने डायलॉग मारा, हम शरीफ क्या हुए, सारे बदमाश हो गए। ये वैसे शाहरुख खान का एक डायलॉग था, मुस्तफ़ा कमाल फिल्में मुझे लगता है ज़्यादा देखते हैं, तो वहाँ से उन्होंने डायलॉग जो है वो एक डिलीवर किया है। तो डायलॉग तो उन्होंने मारा है, लेकिन इससे याद आ गई पुराने कराची की, जब बोरी के अंदर लाशें मिलती थी, जब सेक्टर कमांडर्स जो है वो लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला किया करते थे, जब एक टेलीफोन के ऊपर पूरा का पूरा कराची बंद हो जाया करता था, जब भत्ते की पर्चियां वसूल होती थी, जब कुर्बानी के जानवरों की खालें ज़बरदस्ती ले जाया करते थे, जिस जानवर की खाल देने से इनकार करें उस जानवर को गोलियां मारकर चले जाया करते थे, जब सरेआम भत्ता ना देने वालों को सड़कों के ऊपर भून दिया जाता था, और जब एक गैंग वॉर कराची में चल रही थी, मुस्तफ़ा कमाल की और बाकी लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की, उससे पुराने कराची की याद ताज़ा हो गई। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं सीखा। वो दोबारा उन तमाम धड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, उन सारों को लाकर इकट्ठा करके बिठा रहे हैं जिन्होंने कराची वालों की नाक में दम कर रखा था। उन सबको उनके ऑफिस दिए गए, उन सबको इकट्ठा किया गया। अब सिर्फ अल्ताफ हुसैन रह गए हैं, यानी नीचे का सारा स्ट्रक्चर दोबारा कायम हो चुका है, ऊपर सिर्फ एक अल्ताफ हुसैन बाकी है। तो अल्ताफ हुसैन को भी वापस आने दें और उनको भी अपनी पार्टी की क़यादत संभालने दें, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के आने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये अब कराची में इमरान खान का मुकाबला कर पाएंगे। बहुत ही पतली हालत है। अगर इनको यकीन होता कि ये इमरान खान का मुकाबला कर पाएंगे तो ये सारे इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते इमरान खान के खिलाफ 15 जनवरी को। लेकिन ये तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये तो आगे लग के भाग रहे हैं। जो जहां से भागता है उसका सामना इमरान खान से होता है। हालांकि इमरान खान साहब की टांग जख्मी है, अभी वो अपने घर से नहीं निकले, लेकिन कैसे उन्होंने सबको घुमाया है वो सारी दुनिया देख रही है। मैंने कराची में बहुत सारे लोगों से पूछा, जो सहाफ़ी हैं उनसे भी पूछा कि ये सारे कुदरती तौर पर इकट्ठे हो रहे हैं या इनकी सियासी ज़रूरत है उसके तहत इकट्ठे हो रहे हैं या इनको इकट्ठा किया जा रहा है। तो मुझे 90% लोगों ने यही कहा कि जी ये इकट्ठा ही किया जा रहा है, ये मुमकिन नहीं है कि ये ऐसे इकट्ठे हो जाएं। यानी ये जो बीच में खालिद मकबूल सिद्दीकी बैठे हुए हैं, इनके बारे में जो बाकी आसपास बैठे हुए हैं वो बयानात दे चुके हैं कि ये रॉ का एजेंट है और ये बाकायदा इंडिया जाता था और ये वहां से रॉ का एजेंट है और ये इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ट्रेवल करता रहा है। इस तरह की बातें ये खुद ही कहते रहे मुस्तफ़ा कमाल वगैरह। तो आज उसी के आसपास बैठे हुए हैं और उसी की क़यादत में एमक्यूएम को इकट्ठा करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी को कैसे एमक्यूएम पाकिस्तान वाले चैप्टर की सरबराही मिली थी, ये तो सब जानते हैं कि वो जादू किसने चलाया था और किस तरीके से चला था। तो वहीं से ऐसा लगता है कि डोरियां हिलाई जा रही हैं और तमाम मोहरे एक मेज़ के ऊपर इकट्ठे कर दिए गए हैं। कराची के अंदर अब इनकी वो वर्थ नहीं रही, वो ताकत नहीं रही। एक खौफ के साथ ये कराची के ऊपर रूल करते थे, जैसे एक दौर में एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा खौफ था पाकिस्तान में। वो जैसे चाहते थे मीडिया को मोड़ते थे, जैसे चाहते थे पॉलिटिकल पार्टीज़ को मोड़ते थे, जिसको चाहते थे जिस मर्जी पार्टी में शामिल करा देते थे, जिसको चाहते थे उसकी छुट्टी करवा देते थे, जिसको चाहते थे उसको ये बना दिया, उसको वो बना दिया, वजारतें तक बांटते थे, मखसूस नशस्तें तक बांटते थे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये सारे गंदे काम करती थी। लेकिन फिर हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट का खौफ खत्म होता चला गया, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह एमक्यूएम का खौफ भी खत्म हो गया है। एमक्यूएम ने कराची में अपनी मकबूलियत की बिना पर कभी भी रूल नहीं किया। जैसे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान में कभी मकबूल नहीं रही, लेकिन वो पाकिस्तान में उनका एक खौफ लोगों के ऊपर तारी रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे तकरीबन हुकूमत ही करते रहे हैं। इसी तरह इस मरतबा जो है, जैसे डिक्टेटर रहे हैं 4, वो एस्टेब्लिशमेंट ही है, उन्होंने खौफ के बलबूते के ऊपर हुकूमत की है। लोग उनसे प्यार नहीं करते थे उतना।
लोग पॉलिटिकल निज़ाम को ज़्यादा बेहतर समझते हैं जहां पे लोग वोट डालकर किसी को लेकर आते हैं, कोई ज़बरदस्ती आकर तो नहीं बैठा हुआ होता ना उसमें। तो इसी तरह जो एमक्यूएम है ये खौफ की बुनियाद के ऊपर कराची के ऊपर, हैदराबाद के ऊपर रूल करते थे, लेकिन अब इनका खौफ टूट गया। जब खौफ के बुत टूट गए हैं तो कराची इनको वोट नहीं डालेगा। हाँ, एक तरीका है कि दोबारा से बंदूकें उठाई जाए, दोबारा से बम चलाए जाएं, दोबारा से बारूद का ढेर कराची को बनाया जाए, दोबारा से कराची में कत्लो गारतगिरी की जाए, दोबारा से कराची के अंदर जो है वो बोरी बंद लाशें मिलें, दोबारा से कराची के अंदर भत्ते की पर्चियां मौसूल हों, दोबारा से कराची के अंदर जो है वो धमकियां दी जाएं, खौफजदा किया जाए, हरासा किया जाए, तो फिर हो सकता है कि दोबारा एमक्यूएम के लिए जगह बन जाए। अदरवाइज वैसे तो जगह बनती दिखाई नहीं दे रही। एक नॉर्मल इलाकाई पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तो एमक्यूएम हो सकती है, लेकिन नेशनल लेवल की ऐसी पार्टी जो बहुत बड़ा कोई डेंट डाले या बहुत बड़ी कोई कामयाबी हासिल करे, वो दिखाई नहीं दे रहा। और अगर वो दिखाई दे रहा होता कि ये तगड़ी और बड़ी पार्टी है तो ये सारे धड़े इकट्ठे होकर 15 तारीख को इलेक्शन लड़ते, लेकिन ये तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम शारा फैसल के ऊपर कोई धरना वरना देने का इरादा रखते हैं। तो कराची की एक सड़क के ऊपर धरना देने से एमक्यूएम कुछ नहीं कर सकती। एक दौर था एमक्यूएम एक टेलीफोन कॉल से पूरा का पूरा कराची बंद कर दिया करती थी और कराची के इंतखाबात इनकी मर्जी और मंशा के बगैर नहीं हो सकते थे, लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब ये सिर्फ एक सड़क बंद करना चाहेंगे, इसलिए कि हर जगह से थोड़े थोड़े कारकुन लेकर आएंगे। कोई मुस्तफ़ा कमाल लाएगा, कोई अनीस कायम खानी लेकर आएंगे, कोई जो है वो कारकुन इकट्ठे करेंगे, फारूक सत्तार, कुछ कारकुन खालिद मकबूल सिद्दीकी या कोई और। तो इस तरह थोड़े कारकुन इकट्ठे करेंगे और करके वहां पे 10-12 हज़ार बंदा इकट्ठा करके ये बिठा देंगे। ये भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं। तो एमक्यूएम की अब वो वर्थ नहीं है, वो बात नहीं है। उधर अली जैदी जो है वो दंदना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कराओ इलेक्शन। मैं इनको बताता हूं, जमात इस्लामी ने बाजू चढ़ाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कराओ कराची में इलेक्शन, हम इनको बताते हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के अंदर उतरी है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बंदोबस्त बड़ा जबरदस्त किया है और बहुत सारी नशिस्तों के ऊपर वो कोशिश करेंगे कि धांधली के साथ इलेक्शन जीत जाएं। उन्होंने निज़ाम को बड़ा कैप्चर किया हुआ है। कराची के जो सिंध के जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, वो बाकायदा एक सरकारी नौकरी भी अलग से करते रहे हैं, डबल तनख्वाह लेते रहे हैं और उनके बारे में बहुत सारी मुबैना तौर पे बातें बड़ी मकबूल हैं। इमरान खान साहब उनके बारे में कह भी चुके हैं। तो वो उस मेंबर के होते हुए सरदारी साहब को ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या वो इतना बड़ा धांधला कर सकेंगे, इतना बड़ा झुरलू फेर सकेंगे 15 तारीख को कि कराची में पीपल्स पार्टी अपना मेयर बना ले? ये तो फिलहाल दिखाई नहीं देता। हाँ, ऐसा लगता है कि पीटीआई या तो अपना मेयर बना लेगी या फिर जमात इस्लामी किसी और के साथ मिलकर, 1-2-3 जमातों के साथ मिलकर अपना मेयर बना सकती है, या फिर जमात इस्लामी और पीटीआई का इत्तेहाद भी हो सकता है कराची में इस सारे माफिया के खिलाफ जो बनता चला जा रहा है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। ये जो गुज़िश्ता रात जिस तरीके से एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब ने लिया, इसके अंदर की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कहानी। यानी मैं तो आज 1-2 लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब के भाई पाँव में गोली लगी है, दिमाग में नहीं लगी, और दिमाग उनका उतना ही तेज काम कर रहा है। तो किसी को यह लगता था कि उनको जख्मी करने के बाद घर बैठा के वो अपनी मनमानी करेगा, तो इमरान खान साहब घर बैठ के उनको ज़्यादा सोचने का और प्लान करने का ऐसा लगता है कि मौका मिल रहा है, और उन्होंने मौका देखकर चौका मारा है। कैसे? पहले ज़रा खबर ले लें कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म अपना वापस ले लिया और साथ ही साथ गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक भी कर दी। राणा सनाउल्लाह रोते रहे, बाकी सारे अता तारड़ वगैरह सारे रोते पिटते रहे, इनकी खवातीन भी, बाकी सब अज़मा बुखारी वगैरह कि जी गलत हो गया, गिनती गलत होगी। हमजा शहबाज ने भी खप डाली हुई थी, उधर गवर्नर ने कहा नहीं जी हो गया जी, एतमाद का वोट भी हो गया, तस्दीक कर देते हैं और जनाब हम डी नोटिफाई करने का हुक्म भी वापस ले लेते हैं। तो फिर अदालत ने ये मामला जो है वो निपटा दिया। आज सुबह अदालत के बारे में बड़े दावे कर रहे थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अदालत सुबह ऐसे करेगी वो करेगी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मैं पंजाब की हुकूमत वापस लिए बगैर इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा, लेकिन अब वो पंजाब की हुकूमत वापस लिए बगैर अता तारड़ को लेकर वापस इस्लामाबाद चले गए हैं। अता तारड़ ने कहा था कि मैं सियासत छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नहीं तो 2 महीने की छुट्टी ले लें, मेरे ख्याल में थोड़ा रेस्ट करना भी बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा आसाबी दबाव ले लिया उन्होंने और अपने आसाब पे सवार कर लिया कि मैंने पंजाब का वज़ीर आला अपनी मर्जी का बनाना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पब्लिक की मर्जी से बनेगा। अब हुआ क्या इनके साथ, मैं ज़रा आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं। हुआ ये कि पाकिस्तान के कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने टेलीफोन घुमाए थे और वो टेलीफोन किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को, और उन लोगों को बाकायदा सख्ती के साथ ये कहा गया था कि आपने वोट नहीं डालना परवेज़ इलाही को। अच्छा, अब वो क्योंकि लोग आपको पता है सियासतदान नॉर्मली कमज़ोर लोग होते हैं,
उन्होंने जाकर इमरान खान साहब को बताया। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, आपको कॉल आ गई है, आप देखिए। और इमरान खान साहब ने जिन्होंने कॉल की थी उनको ये यकीन होने दिया कि ये लोग इमरान खान के हक में वोट नहीं डालेंगे परवेज इलाही को। जरा इसको फिर टेक्निकली समझ लें कि इमरान खान साहब ने जो लोग टेलीफोन कर रहे थे उनके लोगों को, उनको अपने लोगों के जरिए से ये यकीन दिलवा दिया था कि ये लोग वोट नहीं डालेंगे परवेज इलाही को एतमाद का। तो उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि हमेशा उनकी बात मानी जाती है, बड़े ताकतवर लोग हैं। तो उन्होंने आगाह कर दिया इस्लामाबाद में। वहां से बात पता चली राणा सनाउल्लाह साहब को। इन्होंने गुज़िश्ता महीने एक ब्रीफिंग दी शहबाज शरीफ को कि जनवरी में पंजाब की हुकूमत बदल जाएगी और वहां पे PMLN की हुकूमत आ जाएगी। वज़ीर आला आप चूज कर लें किसको बनाना है। हमजा शहबाज को वापस बुलाने की जो है वो फौरी तौर पर तजवीज़ दी गई कि अब वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का बन जाएगा आने वाले वक्त में। ये ब्रीफिंग दी गई शहबाज शरीफ साहब को और ये बताया गया कि बहुत ज़बरदस्त टेलीफोन चले गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग जो हैं वो परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं डालेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के कुछ लोगों ने यकीन दिला दिया एक जगह पे कि अगर PTI के लोग ना आए और परवेज इलाही को एतमाद का वोट ना मिला तो हम PTI की मुखालफत में अपना पार्लिमानी लीडर बदल देंगे। यानी हम इस तरह का करेंगे कि हम एक मुखालफत पैदा कर देंगे, जी हमने PTI के साथ अब नहीं चलना, PTI ने हमें धोखा दिया है, हमने PTI के साथ नहीं चलना, PTI ने हमें धोखा दिया है, चौधरी शुजात हुसैन ठीक कह रहे थे, ये वाकई धोखा देंगे, हम इनके साथ नहीं चल सकते, इस तरह की फिजा हम बना देंगे। उससे थोड़ा सा आसरा हो गया PMLN को कि काफली के 10 बंदे भी किसी तरह हम अपनी तरफ मोड़ सकते हैं अगर वहां पर पार्लिमानी लीडर किसी तरह हम तब्दील करवा दें। तो इससे उन्होंने एक असेसमेंट की, कुछ बंदों को उन्होंने एतमाद में लिया और उन्हें लगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे एतमाद का वोट परवेज इलाही को दिलाने में नाकाम हो गए तो इस सूरत में होगा ये कि